नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। अगर आप टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बालक। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में कौन कौन से बालक आ जाते हैं, जैसे विशिष्ट बालक, पिछड़ा बालक, मानसिक मंदित बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक। इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बालक। व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य कारक क्या होता है? वंशानुक्रम तथा वातावरण। ठीक है, तो वंशानुक्रम वातावरण का प्रभाव व्यक्तिगत विभिन्नता पर पड़ता है, जिसके कारण व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर बालक निम्न प्रकार के होते हैं, जिनमें क्या आ जाता है। पहले हम पढ़ेंगे विशिष्ट एवं पिछड़ा बालक के बारे में। तो विशिष्ट एवं पिछड़ा बालक, विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? वे बालक जो औसत दर्जे के बालक से भिन्न होते हैं। जो बालक औसत दर्जे के बालक से भिन्न होते हैं विशिष्ट बालक कहलाते हैं। और वे बालक जो औसत दर्जे के बालक से सीखने की गति के हिसाब से पीछे रह जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पिछड़ा बालक कहते हैं। मतलब औसत दर्जे के जो बालक सीख रहे हैं उनकी गति से वो नहीं सीख पाते हैं, वो थोड़ी धीमी गति से सीखते हैं, तो वो बालक कैसे होते हैं? पिछड़े बालक। यानी वे बालक जो अपनी कक्षा में सामान्य कार्य को करने में पिछड़ जाते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। हम अपनी कक्षा में सामान्य कार्य देते हैं और उस कार्य को सभी बच्चे कर लेते हैं, पर कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो वो आ जाते हैं हमारे पिछड़े बालक के अंतर्गत। आगे हम देख लेते हैं विशिष्ट एवं पिछड़े बालक की शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। विशिष्ट एवं पिछड़े बालक की शिक्षा व्यवस्था: पिछड़ेपन के कारण को जानना, दूर करना और उपचार करना कि बच्चा क्यों पिछड़ रहा है, वह अन्य बालकों की तरह स्कूल के कार्य को, गृह कार्य को क्यों नहीं कर पा रहा है, तो उसके पिछड़ेपन के कारण को जानना, दूर करना और उपचार करना। ठीक है, इसके बाद आ जाता है वातावरणीय कारकों पर नियंत्रण। अगर उसके कोई वातावरणीय कारक हैं जिनके द्वारा वह पिछड़ रहा है, तो उन कारकों पर नियंत्रण करना चाहिए। तीसरा हमारा आ जाता है मनोवैज्ञानिक परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। ये सभी पिछड़े बालक को प्रदान करने चाहिए, जिससे वह पिछड़ापन उसका दूर हो सके। तो पिछड़े बालक कौन कौन से होते हैं? जो बालक औसत दर्जों के बालक से सीखने की गति में थोड़े धीमे होते हैं, और उनकी शिक्षा के लिए हमें व्यवस्था करनी चाहिए, उनके कारण को जानना, दूर करना और उपचार करना। इसके बाद हम पढ़ेंगे मंदबुद्धि बालक, मानसिक मंदित बालक, मानसिक विकलांग बालक या मानसिक विकार युक्त बालक। तो ये बालक एक ही प्रकार, जैसे मंदबुद्धि वाले बालक। तो मंदबुद्धि वाले बालक कौन से होते हैं? जिस प्रकार एक शारीरिक विकलांग बालक अपनी शारीरिक क्रियाओं को करने में बेबस व लाचार होता है, उसी प्रकार मानसिक मंदित बालक अपनी मानसिक क्रियाओं को करने में लाचार होता है। ठीक है, जी, मतलब क्या होता है, जिस प्रकार शारीरिक विकलांग बालक अपनी शारीरिक क्रियाओं को करने में नहीं कर पाता है, उसी प्रकार मानसिक मंदित बालक मानसिक क्रियाओं को करने में लाचार होता है। कोई सोच नहीं पाना, चिंतन नहीं कर पाना, समझ का विकसित नहीं होना, तो इनको हम क्या कहते हैं? मानसिक मंदित बालक, मंदबुद्धि बालक। आगे देख लेते हैं विशेषताएं। मानसिक बालक, जो मानसिक मंदबुद्धि के बालक होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इन विशेषताओं को हम देख लेते हैं। ध्यान केंद्रित करने की योग्यता का अभाव। जो मानसिक मंदित बालक होते हैं उनमें क्या होती है? ध्यान केंद्रित करने की योग्यता का अभाव होता है, ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तार्किक चिंतन करने की योग्यता का अभाव होता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। कौन कौन से बालक? मानसिक मंदित बालक। ठीक है, तो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, हीन भावना का शिकार होते हैं, असफलता के प्रति उनमें भय होता है, समस्या समाधान की योग्यता का अभाव होता है। अगर कोई समस्या खड़ी होती है तो उसकी समस्या को समाधान करने की उनमें योग्यता नहीं होती है। तो इस तरीके की जो विशेषताएं जिन बालकों में पाई जाती हैं वो कौन से होते हैं? मानसिक मंदित बालक या मंदबुद्धि बालक। इनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? शिक्षा व्यवस्था में इनके पृथककारी बैच की व्यवस्था होनी चाहिए। इन बच्चों को हमें अलग से कक्षा देनी चाहिए, अलग से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो अलग से बिठा के अलग हमें क्लास का प्रबंध करके उसमें हमें इनको शिक्षा देनी चाहिए। विशेष शिक्षण विधियां व शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। इनको पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए और
जो इन बच्चों को पढ़ा सके, इस तरीके की ट्रेनिंग लिए शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। अध्यापक अपने अध्यापन की गति को धीमा रखे। अध्यापक जब नॉर्मल बच्चों को पढ़ाता है, उससे अध्यापन की गति धीमी रखे, धीमे गति से पढ़ाए बच्चों को। मांटेसरी पद्धति का प्रयोग करें। इसके बाद दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे टेप रिकॉर्डर सुनाना, दृश्य सामग्री में जैसे टेलीविजन दिखाना, उनको दिखाकर किसी कहानी को अच्छी कहानी को टीवी पर दिखाकर उस तरीके से उनको पढ़ाना समझाना, ठीक है। तो ये हो जाती दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ। हस्तशिल्प कौशल का विकास करना चाहिए। हाँ, मतलब हस्तशिल्प के द्वारा बनाना सीखें चीज़ों को, हैंड के द्वारा बनाना सीखें, अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखें। तो ये इनकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए मानसिक मंदित बालक की। अगला हमारा जो पढ़ रहे हैं हम पढ़ेंगे अपराधी बालक। अपराधी बालक कौन से होते हैं? तो अब बाल अपराध के विज्ञान के जनक कौन है? सीजर लोम्ब्रोसो। बाल अपराध विज्ञान के जनक माना जाता है सीजर लोम्ब्रोसो को। अपराधी बालक वे बालक होते हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज द्वारा अमान्य व्यवहार से करते हैं। अपराधी बालक कौन से होते हैं? जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज द्वारा अमान्य व्यवहार से करते हैं, बाल अपराधी कहलाते हैं। ये सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। बाल अपराध की उम्र 18 से कम होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं? सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, समाज द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उनका उल्लंघन करते हैं। और बाल अपराध की उम्र कितनी होती है? 18 साल से कम। 18 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, अगर वो चोरी करते हैं या किसी तरीके का कानून उल्लंघन करते हैं तो वो 18 साल से कम उम्र के हैं तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन जघन्य बाल अपराधी की उम्र है 16 वर्ष। अगर किसी जघन्य अपराध में अपराधी है और उसकी उम्र 17 वर्ष है या 18 वर्ष है तो वह अपराधी की श्रेणी में आ जाएगा, ना कि बाल अपराधी में, ठीक है। अगर 16 वर्ष से कम उम्र है तो वह बाल अपराधी की श्रेणी में आएगा। विशेषताएं इनकी क्या होती हैं? बाल अपराधी की जो बालक होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? आयताकार शरीर, संदेही, अपारंपरिक, निडर, आक्रामक, बहिर्मुखी, झगड़ालू, सत्ता विरोधी होते हैं। इनमें स्नेह का अभाव होता है और अनैतिक मापदंडों का पालन किया जाता है। मतलब आक्रामक होते हैं, निडर होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, झगड़ालू होते हैं, सत्ता विरोधी होते हैं। जिस सत्ता होती है उनके विरोध में काम करते हैं, जो नियम कानून होते हैं उनके विरोध में काम करते हैं, ठीक है। और अनैतिक मापदंडों का पालन करते हैं। तो इस तरीके के जो बालक होते हैं वो कैसे होते हैं? अपराधी बालक की श्रेणी में आ जाते हैं। बाल अपराध कृत्य कार्य कौन कौन से होते हैं? अगर इस तरीके के कार्य बच्चे कर रहा है तो बाल अपराध की श्रेणी में आ जाता है। जैसे विद्यालय देरी से आना और जल्दी चले जाना। कुछ बालक क्या करते हैं? देर से विद्यालय आएंगे, जल्दी से भाग जाएंगे, तो इस तरीके के बालक क्या बाल अपराधी कृत्य कार्य करते हैं। गृह कार्य ना करना, चोरी करना, झूठ बोलना और अन्य बालकों को और अन्य बालकों को पीटना, ठीक है। तो इस तरीके के जो कार्य कर रहे हैं वो अपराधी की कृत्य कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अपराध कृत्य कार्य। विद्यालय सामग्री को नुकसान पहुंचाना और निरुद्देश्य घूमना, जुआ खेलना, हत्या करना और मादक पदार्थों का सेवन करना। इस तरीके के जो बालक हैं वो बाल अपराध कृत्य कार्य कर रहे हैं और ये अपराधी बालक की श्रेणी में आ जाते हैं। तो बाल अपराधी बालकों हेतु शिक्षा का प्रबंध हमें कैसा करना चाहिए? किस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए जिससे बाल अपराधी बालक अपराध की तरफ ना बढ़े, उसमें सुधार आए? तो इसके लिए प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। बच्चे के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। उचित परामर्श उसको देना चाहिए। मूलभूत आवश्यकताओं की उसकी पूर्ति होनी चाहिए जिससे वह अपराध की तरफ ना जाए। उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति उनको होनी चाहिए जिससे वो अपराध की श्रेणी की तरफ ना जाए, चोरी ना करे, झूठ ना बोले, कुछ गलत काम ना करे। मनोरंजन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखना चाहिए जिससे वह किसी अनैतिक कार्य करने की तरफ ना बढ़े। इसके बाद हमारे ये हो गया बाल अपराधी बालक। अब हम देखेंगे अधिगम निर्योग्य बालक या अधिगम असामान्य बालक, असक्षम बालक। इस तरीके के बालक वो होते हैं जिनमें कुछ अधिगम निर्योग्यताएं होती हैं जिससे उनके सीखने में उन्हें दिक्कत होती है, परेशानी होती है। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसमें कई तरीके के निर्योग्यताएं आ जाती हैं जैसे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किसको कहते हैं? पठन एवं वाचन में कठिनाई,
पेशीय असंतुलन से भी संबंधित होता है। क्या बच्चे को अगर पढ़ने में और बोलने में कठिनाई हो रही है तो उसको क्या है, डिसलेक्सिया है। दूसरा डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया का मतलब लिखने संबंधी बाधा। अगर बच्चे को लिखने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो कौन सा उसको रोग है, डिस्ग्राफिया। इसके बाद डिसकैलकुलिया, तो डिसकैलकुलिया के अंतर्गत अंकगणितीय बाधाएं, गणित सीखने में उसको तो परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसकैलकुलिया। डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत क्या आ जाता है, उपयुक्त तीनों बाधाएं, जो ऊपर दी गई उपयुक्त तीनों बाधाएं या निर्योग्यताएं उसमें हो और उसके बाद अंगों के समन्वय से संबंधित बाधा हो। ठीक है, तो ये हो जाता है उस डिस्प्रैक्सिया। इसके बाद आ जाता है विजुअल इग्नोसिया। विजुअल इग्नोसिया के देखी हुई वस्तुओं को ना पहचान पाना। जैसे कोई बच्चा देख लेता है एक बार वस्तु को, दोबारा या दो तीन बार देख लेता है, फिर भी वस्तु को नहीं पहचान पाता है कि आखिर ये कौन सी वस्तु है, तो इस तरीके के उसके रोग को क्या कहते हैं, विजुअल इग्नोसिया। इसके बाद आ जाता है डिसअर्थिया। डिसअर्थिया के अंतर्गत क्या, वाचन संबंधी क्रियाओं में धीमापन होता है, तो वो रोग आ जाता है डिसअर्थिया के अंतर्गत। अगला आ जाता है डिसमेंसिया, यानी याददाश्त का कमजोर होना, बातों को जल्दी भूल जाना, पढ़ाई लिखाई या कुछ चीजें जो शिक्षक सिखाते हैं उनको जल्दी भूल जाना, याददाश्त का कमजोर होना जाता है डिमेंसिया के अंतर्गत। डिस्मार्फिया के अंतर्गत क्या होता है, आकार संबंधी भेद ना कर पाना। तो इस तरीके की जो निर्योग्यताएं होती हैं वो बालक क्या कहलाते हैं, असक्षम बालक, अधिगम असामान्य बालक और अधिगम निर्योग्य बालक। ठीक है, तो ऐसे बालक क्या, अधिगम मतलब सीखने में इनकी कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ कठिनाइयां होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं। तो ये डिटेल में हमने इनको देखा कि किस तरीके की परेशानियां आती हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा पेपर में। अगला हम देखेंगे सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक वो बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 110 से 130 तक होती है। ठीक है, तो सृजनात्मक बालक कौन से होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि होती है 110 से 130। सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है। जो बालक सृजनशील होते हैं उनकी अध्ययन में कम रुचि होती है। ठीक है, जो सृजनशील बालक होते हैं उनकी अध्ययन में कम रुचि होती है। सृजनशील बालक को यदि संसाधन प्राप्त नहीं होते तो सृजनात्मकता का हनन होने लगता है। ठीक है, अगर सृजनशील बालक है और उसको संसाधन प्राप्त नहीं हो रहे हैं अपनी योग्यता को दिखाने के लिए, तो वो सृजनात्मकता का हनन होने लगता है। सृजनात्मकता को गिलफोर्ड द्वारा मापा गया। यहाँ से देखिए आप, सृजनात्मकता को किसके द्वारा मापा गया, गिलफोर्ड के द्वारा। और 1972 ईस्वी में बीके पासी, 1972 में बीके पासी ने विद्यालय के बालकों हेतु प्रथम सृजनात्मकता परीक्षण तैयार किया। किसने किया प्रथम सृजनात्मकता परीक्षण तैयार, बीके पासी ने, और 1972 में। और सृजनात्मकता का जो मापन किया है वो किया है गिलफोर्ड ने। सृजनात्मकता का संबंध होता है अपसारी चिंतन से। सृजनात्मकता का संबंध किससे होता है, अपसारी चिंतन से होता है, और जबकि बुद्धि का संबंध होता है अभिसारी चिंतन से। ठीक है, बुद्धि का संबंध होता है अभिसारी और सृजनात्मकता का संबंध होता है अपसारी चिंतन से। आप अच्छे से ध्यान से इसको सुनिए, तैयार करिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे पेपर में। इसके बाद सृजनात्मकता क्या है, 12 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है और 30 वर्ष तक रहती है। सृजनात्मकता 12 वर्ष के बाद प्रारंभ होकर 30 वर्ष तक रहती है। यहाँ पर देख लीजिए, एक प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक हो सकता है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक यानी 140 से ऊपर बुद्धि लब्धि जिसकी है वो प्रतिभाशाली बालक है। तो प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक हो सकता है, लेकिन सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सृजनात्मक बालक जरूरी नहीं है कि वो प्रतिभाशाली ही हो। सृजनात्मक बालक हेतु शिक्षा व्यवस्था। सृजनात्मक बालक हेतु शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, आवश्यक वातावरण उपलब्ध करवाना, कल्पनाशीलता को बढ़ाया जाए, इनकी कल्पनाशीलता को ऐसा वातावरण इनको उपलब्ध कराया जाए जिससे इनको अपनी योग्यता दिखाने का अच्छा अवसर प्राप्त हो। स्वतंत्रता प्रदान की जाए, प्रायोजना आधारित कार्य किए जाएं, अवसर प्रदान किए जाएं, अवसर दिए जाएंगे तभी तो उनकी योग्यता का विकास होगा। आत्मबल प्रदान किया जाए, इनको आत्मबल दिया जाए जिससे ये अपनी सृजनात्मकता को अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर सके और उसको अब अपने जीवन में अच्छे से ढाल सके, अच्छी अच्छी चीज़ों का निर्माण कर सकें। सृजनात्मकता के तत्व, सृजनात्मकता के जो तत्व होते हैं कौन कौन से हैं, धारा प्रवाहिता, मौलिकता, लचीलापन और विस्तारण, ये हैं सृजनात्मकता के तत्व। कौन से 4 तत्व हैं, धारा प्रवाहिता, मौलिकता, लचीलापन और विस्तारण।
अगला हम देखते हैं प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक वो बालक होते हैं जिनकी बुद्धि 140 से ऊपर होती है। ठीक, अभी आपने पढ़ा सृजनात्मक बालक, उनकी कितनी होती है 110 से 130, और प्रतिभाशाली बालक वो जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। ठीक, प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक बालक हो सकते हैं, लेकिन सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक हो सकता है, पर प्रश्नोत्तरी विधि का उपयोग किया जाए। प्रतिभाशाली बालक एक्स्ट्रा माइंड के होते हैं, जल्दी चीज़ों को कैच करते हैं, अधिगम की उनकी योग्यता अच्छी होती है, चीज़ों को जल्दी से सीखते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तरी विधि का प्रयोग किया जाए, विशेष शिक्षण विधि उपयोग में ली जाए, विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, अभिसारी अपसारी चिंतन विशेषता होती है। ये अभिसारी अपसारी चिंतन इनकी विशेषता होती है, दोनों तरीके का चिंतन कर सकते हैं। चिंतन स्तर पर उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, ये क्या करते हैं चिंतन स्तर पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। कौन? प्रतिभाशाली बालक। तार्किकता, अमूर्त चिंतन, कल्पना व जिज्ञासा का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। प्रतिभाशाली बालक क्या? तार्किकता, अमूर्त चिंतन, कल्पना व जिज्ञासा का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। और इसके बाद इनको क्या है? प्रोजेक्ट मेथड व अनुसंधान विधि को विशेष रूप से अपनाया जाए। इनकी शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट मेथड व अनुसंधान विधि को विशेष रूप से अपनाया जाए। तो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं होती हैं और इस तरीके से इनको शिक्षा देनी चाहिए। तो आज हमने पढ़ा है विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बालक। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।